तकरीबन पाकिस्तानी 1,33,000 रुपये बनते हैं और ये मुनाफा मैंने तकरीबन 2 महीने के अंदर कमाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो गोल्ड के बगैर कंप्लीट नहीं होता और अगले चंद मिनटों में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट का चौथा हिस्सा गोल्ड में क्यों डाला। तो उस हाई इन्फ्लेशन पीरियड में 2.5 साल में गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखेंगे साइड बाय साइड चार्ट रखें, वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गए। आप तसव्वुर करें कि आपको एक ऐसा मैजिकल बॉक्स मिल जाए जिसके अंदर आप 6 पाउंड्स डालें और आपको 1 पाउंड का बोनस मिल जाए, यानी वो 7 पाउंड हो जाए। फिर आप दोबारा 6 पाउंड डालें और आपको एक और पाउंड का बोनस मिल जाए, यानी अब आपके पास 14 पाउंड हो गए। तो इसी तनासब से जब तक आप इसमें 2,238 पाउंड डालें, आपको तकरीबन 353 पाउंड्स का बोनस मिल जाए। ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ हुआ है और जिस मैजिकल बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एक गोल्ड माइनर्स ETF था, जिसमें मैंने ये 2,238 पाउंड्स इन्वेस्ट किए, जिस पे मुझे 353 पाउंड्स का प्रॉफिट हो गया। ये तकरीबन पाकिस्तानी 1,33,000 रुपये बनते हैं और ये मुनाफा मैंने तकरीबन 2 महीने के अंदर कमाया है। और जो मेरी ऐप है उसके मुताबिक इस ETF ने इस अरसे में तकरीबन 10% का रिटर्न दिया है। उस हिसाब से मुझे तकरीबन 220 पाउंड का मुनाफा होना चाहिए, लेकिन मैंने 353 पाउंड का मुनाफा कमाया। तो अगर आप हैरान हो रहे हैं ये कैसे हुआ, तो ये इसका मुख्तसर जवाब है डॉलर कॉस्ट एवरेज। मैंने डिप्स ख़रीदे थे। अब इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस कर चुका हूँ, तो मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के ज़रिए पहले मैंने अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया। टॉपिक पर वापस आते हैं, आखिर गोल्ड ही क्यों। इनफैक्ट सवाल ये नहीं होना चाहिए कि गोल्ड क्यों, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो गोल्ड के बगैर कंप्लीट नहीं होता, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और सवाल असल में ये होना चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितना फ़ीसद गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब अगेन इसका भी जवाब डिपेंड करता है कुछ अनासर पे। मसलन आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने अरसे के लिए पैसा फंसा सकते हैं, या आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी से 10 साल या उससे ज़्यादा का अरसा, तो उसमें तो गोल्ड ने ऊपर जाना ही है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म होराइज़न है इन्वेस्टमेंट का, मसलन 1 साल 2 साल या इवन 5 साल, तो उसमें जो गोल्ड का आउटलुक है वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर ये आउटलुक बुलिश है, यानी अगले 1-2 साल में 3 साल में अपसाइड नज़र आ रही है कि गोल्ड ने ऊपर जाना है, तो ओबियसली आपकी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा पोर्शन गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। और अगर आउटलुक बेयरिश है या स्टेबल सा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आनी, तो ये बहुत कम होगा। यानी बुलिश केस में 40-50%, 60%, शायद कोई इससे भी ज़्यादा कर दे इन्वेस्ट। बट बेयरिश केस में अगर आउटलुक जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो ये बहुत कम से 5% या शायद उससे भी कम होगा। मेरे केस में 25% जो है मेरी इन्वेस्टमेंट का, वो इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टेड है। और अगले चंद मिनटों में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट का चौथा हिस्सा गोल्ड में क्यों डाला। अच्छा, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन अनासर को ज़रूर स्टडी किया जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है हिस्टोरिकली ऊपर जाते हैं, और उनको मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा और फिर वन बाय वन उनको थोड़ा तफसील से भी देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो इन्फ्लेशन है। ज़्यादातर माहिरीन का ये मानना है कि जब महंगाई होती है तो लोग अपनी सेविंग्स को बेसिकली गोल्ड में पार्क करते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से आपकी जो भी सेविंग है कैश में बैंक में, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हेज करते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन और फिर वो गोल्ड ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं। ये एक फैक्टर, और ये कितना बड़ा है इस पर भी पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे, कुछ गौर करेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर है या ये छोटा सा फैक्टर है। दूसरे नंबर पे आता है जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी। जब जंगें लगी हुई हों या जंग का ख़तरा हो, अब आपने खुद देखा पिछले 2-3 साल में यूक्रेन और रशिया की जंग हो गई, फिर इसराइल ईरान का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का भी चलता रहता है। अब एक नया फ्रंट खुल रहा है वेनेजुला में, उस पर भी बात करेंगे। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टर घबराता है और वो कोशिश करता है कि अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए गोल्ड में पार्क कर दे। सेफ़ हेवन्स माना जाता है गोल्ड को सदियों से। और इन्वेस्टर जो है उसको डर लगता है कि मेरे पैसे कहीं डूब ना जाएं, कहीं मुझे नुकसान हो जाए, तो वो अपने पैसे सेव करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और फिर उसकी वजह से भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब ये जंगों की वजह से कितना इम्पैक्ट आता है, इसमें भी पिछले 5 साल का डेटा उठाएंगे, देखेंगे ये कितना बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आई थी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टनिटी से मुराद क्या है, मतलब जब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस, चाहे वो बिजनेसेस हों इंडिविजुअल हों, हालात ख़राब हों, मसलन कि बिजनेसेस एक्सपैंड ना कर रहे हों, जॉब कट्स कर रहे हों, लोगों के पास जॉब्स ना हो, महंगाई बहुत ज़्यादा हो, लोग चीज़ें अफोर्ड ना कर पा रहे हों, जैसे अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है कुछ अरसे से यूके में, इनफैक्ट मच ऑफ़ यूरोप और यूएस में भी। तो ऐसी सूरत में, और जब आपको डर लग रहा हो कि रिसेशन ना आ जाए और पॉलिसी मेकर्स भी जो है वो क्लियर गाइडलाइन ना दें कि वो क्या करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टनिटी क्रिएट होती है। हर बंदा परेशान होता है, यार पता नहीं क्या होने वाला है। दैट्स अ वेरी गुड लाइन बाय द वे, पता नहीं क्या होने वाला है, टू डिफाइन इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। तो ऐसी सूरत में भी लोग सेफ हेवंस गोल्ड की तरफ जाते हैं अगेन, फिर उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं गोल्ड के। उसके बाद जी अगला फैक्टर आप कह लें, अगर बाइंग हो गोल्ड के अंदर फॉर एनी रीज़न,
अब नॉर्मली जो बल्क में बाइंग होती है वो सेंट्रल बैंक्स करते हैं, स्पेशली जो पहले दो फैक्टर बताए मैंने, जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। ऐसे हालात में जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं जो अपनी गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने रिजर्व्स बढ़ाते हैं, यानी वो गोल्ड की बाइंग शुरू करते हैं टनों के हिसाब से। आई थिंक अक्टूबर का डेटा था शायद 35 टन, तो उसमें ख़रीदा गया है। तो वो गोल्ड बाय करना शुरू करते हैं। अब जब इतना ज़्यादा गोल्ड वो बाय करेंगे तो ऑब्वियसली गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो कि नेचुरली दुनिया में है जितनी उतनी ही है, वो आप मज़ीद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जितना ज़मीन से निकाल लिया गया है वही सप्लाई, वो बढ़ तो सकती नहीं है, और मज़ीद निकालने के लिए टाइम लगता है। तो लिमिटेड सप्लाई अगर होगी या सप्लाई में कोई चेंज नहीं है और अगर इतनी ज़्यादा तादाद में उसको ख़रीदा जाएगा तो ओबियसली प्राइस ऊपर जाएगी, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद आखिर में आते हैं जी इंटरेस्ट रेट साइकिल। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये मैं डेटा से समझाऊंगा क्यों। जब सेंट्रल बैंक्स दुनिया, स्पेशली हम यहाँ पे यूएस फेडरल रिज़र्व की बात करते हैं, उसका जो फेड फंड्स रेट होता है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट वही है, वही इन्फ्लुएंस करती है मेनली। यूके को भी देख लेंगे, बहरहाल मेनली फेडरल रिज़र्व का जो रेट है, जब ये साइकिल ऊपर जाती है तो जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है उसका आप कह लें रिवर्स या इन्वर्स रिलेशन होता है गोल्ड प्राइसेस के साथ। यानी जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो गोल्ड प्राइसेस यूजुअली नीचे गिरते हैं या स्टेबल रहेंगे। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होती है, यानी रेट्स नीचे आना शुरू होते हैं, सेंट्रल बैंक्स रेट कट करते हैं, तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। क्योंकि इसकी एक सादा सी वजाहत है कि अगर 5-6% इंटरेस्ट रेट जो है वो है फेडरल रिज़र्व का, आपको 5.5%, 6% फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है बगैर कोई रिस्क लिए डॉलर के अंदर, तो फिर गोल्ड के अंदर रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? गोल्ड हाई रिस्क प्रोडक्ट है, वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये तो फिक्स मिल रहा है मुनाफा आपको 6%। तो दुनिया की जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो फिर जो है यूएस ट्रेजरी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो या तो गिरते हैं या फिर शायद स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। और साइकिल अगर रिवर्स हो जाए, यानी इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो, तो फिर गोल्ड ऊपर जाता है। तो ये 5-6 फैक्टर्स जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे। अब अगर आप देखें तो पिछले जो 2-2.5 साल में जो गोल्ड में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आया, उसमें ये सारे प्ले आउट हुए हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो थे पीछे मौजूद थे उसके। अब क्या आगे भी ऐसा ही होगा? अगर 90% रिटर्न इस साल आया तो क्या अगले साल भी 90% रिटर्न आएगा? इसके लिए इन्हीं फैक्टर्स को देखते हैं, क्या ये दोबारा से, मतलब विल दे कंटिन्यू टू प्ले आउट, या फिर ये फैक्टर्स अब नहीं रहे तो ये बुल रन ख़त्म हो गया। क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो ये रैली जाके रुकेगी। इन्फ्लेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर इन्फ्लेशन को देखें तो हिस्टोरिकल डेटा में ये बताता है कि जो पिछले 5 साल का, उसमें अगर आप देखें तो जनवरी 2021 से लेकर और तकरीबन मिड 2023, ये 2.5 साल का अरसा, इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है। यूएस में, यूके में, आई थिंक यूएस में 9% या पता नहीं शायद 10% तक चली गई थी। डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, चार्ट में आप देख सकते हैं। इसी तरह यूके में भी शायद 11% तक चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई थी और ये स्टेबलाइज गिरना शुरू हुई आई थिंक तकरीबन आप कह लें कि 2022 के एंड से, और फिर 23 के मिड तक भी ये कुछ 6-7% पे थी। अब फिर नीचे आके अभी का आई थिंक 3% के नीचे आई है, या 3% के आसपास है यूके के केस में। तो उस हाई इन्फ्लेशन पीरियड में 2.5 साल में गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखेंगे साइड बाय साइड चार्ट रखें, वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गए। ठीक है। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि शायद इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़े लैग के साथ इम्पैक्ट आता है, कि लोग रियलाइज़ करते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, फिर लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं। क्योंकि अगर आप नोट करें कि जो 2023 ऑनवर्ड गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज़ आना शुरू हुआ है, तो अगर इन्फ्लेशन की वजह से है तो हो सकता है लैग की वजह से हो, या फिर ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। इसकी बात कर ली जाए जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी की, तो बहुत सारे आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पिछले अगर हम 2-2.5 साल की बात कर लें या 3 साल तक चले, 2022 तक, रशिया यूक्रेन वॉर, फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की भी टेंशन होती रही हैं, इसराइल और ईरान को लेकर टेंशन होती रही हैं, फिर ट्रेड वॉर वगैरह भी यूएस की चली। खैर उसको इकोनॉमिक अनसर्टन में कवर करेंगे। लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स थे ये प्ले आउट हुए। और अगर हम आगे की बात करें तो क्या ये फैक्टर्स ख़त्म हो गए? अभी भी आप नोट करें तो रिसेंटली आई थिंक रशिया ने शायद यूक्रेन के इंस्टॉलमेंट्स पे हमला किया है, तो इसी महीने की बात करूँ तो ये जंग तो अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। कितनी कोशिश की कराई गई हैं सीज़ फायर की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आई डोंट थिंक इज़ ओवर येट। इसी तरह से पाकिस्तान इंडिया कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि दोबारा जंग नहीं लड़ेंगे। तो ये सारे तो भी मामला चल ही रहे हैं। फिर नए फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं। अभी देखें तो वेनेजुएला पे एक टेंशन हो गई है मज़ीद, उनके ऑयल टैंकर्स यूएस ने पकड़ लिए हैं, कोई जाने नहीं दे रहे समंदर से। सो वहाँ भी टेंशन है, हो सकता है वो भी जंग में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर दुनिया का इतना इंपॉर्टेंट मुल्क, आई थिंक दे हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, वेनेजुएला की बात करूँ, तो अगर वो जंग में कन्वर्ट हो गया तो फिर कितनी ज़्यादा अनसर्टनिटी होगी, कितनी ज़्यादा महंगाई आ सकती है, ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर चले गए ख़ास तौर पे।
तो ये सारे जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टनी के रिस्क हैं ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट शायद हो सकता है इंक्रीज़ ही हो गए हों। तो एक और बॉक्स भी चेक्ड होता है कि ये फैक्टर्स कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप जियोपॉलिटिकल रिस्क का इम्पैक्ट देखें, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट है, लेकिन अगर 5 साल का डेटा आप देखते हैं पिछले, तो उसमें नज़र ये आता है कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर, आई थिंक यूरोप की सबसे बड़ी जंग है तारीख की शायद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। बट बहरहाल जब वो स्टार्ट हुई, आई थिंक फेब में स्टार्ट हुई है 2022 में, उसके बाद का डेटा उठाएं और जब तक पहला इंटरेस्ट रेट कट नहीं आया था 2000, आई थिंक ये पिछले 1.5 साल पहले की बात है, उस वक्त तक, और ये पीरियड मैंने क्यों चुना ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जंग से लेकर और इंटरेस्ट रेट कट करने से पहले तक, यानी ये जो पीरियड था बीच का, इसके दौरान आप चेक करें तो गोल्ड प्राइसेस 30% ऊपर गए। तो एक तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, ओवरसली इकोनॉमिक अनसर्टनिटी भी आती है इसमें, और शायद मे बी इन्फ्लेशन का लैग के साथ इम्पैक्ट हो सकता है। अब अगर आगे चलें, अगला फैक्टर है हमारा इकोनॉमिक अनसर्टनिटी। तो इस वक्त अगर आप चेक करें तो इसी साल कितना बड़ा एक इकोनॉमिक शॉक दिया था ट्रंप ने दुनिया को। वो जो ट्रेड वॉर लॉन्च की उसने, टैरिफ्स इंक्रीज़ कर दिए, फिर ये एक रिस्क है बहुत बड़ा। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है यूएस में, यूके में, इट्स नॉट ओवर येट, लोगों के हालात पतले हैं। और मैं ख़ुद ये जो है मार्केट कवर कर रहा हूँ, तो बिजनेसेस हर दूसरे दिन मैं बैंक्रप्सीज़ कवर करता हूँ। कितनी कंपनीज़ हैं जो बैंक्रप्सी फ़ाइल कर रही हैं या स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रही हैं, उनकी अर्निंग्स पे प्रेशर है। फिर यहाँ पे क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग है, आप कह लें जो आम तौर पे लोग खर्चे करते हैं ज़रूरियात से हटकर, वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, बिज़नेस से लेकर इंडिविजुअल तक। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी रिसेशन का रिस्क है। इकॉनमी जो है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है। तो ये इकोनॉमिक अनसर्टनिटी अभी भी परसिस्ट करती है, तो एक और बॉक्स जो है वो चेक हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, लास्ट वन जी, इंटरेस्ट रेट साइकिल। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर मैं डेटा से ही बताऊंगा, साबित करूंगा, लेकिन नॉर्मली ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है जब यूएस फेडरल रिज़र्व साइकिल अपनी रिवर्स करता है, यानी रेट कट कर करते एकदम से बढ़ाना शुरू करता है, या बढ़ाते बढ़ाते एकदम से कट करना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी मार्केट है यूएस, तो जब वो कुछ करता है तो पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट आता है, और यूके भी तकरीबन उसी को फॉलो करता है। सो अगर आप डेटा उठाकर देखें तो 5.5% तक गया था यूएस में रेट, और यूके में 5.25% तक। ये चार्ट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। पिछले 1.5 साल से ये रेट कम कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कट करना शुरू किया है, 3.75% पे आ गए दोनों। लेकिन ये जो 1.5 साल है जिसमें रेट्स कट होना शुरू हैं, इसी दौरान अगर आप साइड बाय साइड चार्ट रखेंगे गोल्ड प्राइस का, तो आप देखें बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर गया, विच शोज दिस इज़, क्योंकि बाकी रिस्क तो पहले भी थे, जियो पोलिटिकल अनसर्टनटी, इकोनॉमिक अनसर्टनटी, इन्फ्लेशन, ये सारे रिस्क अपनी जगह थे, लेकिन इंटरेस्ट साइकिल में चेंज नहीं आया था। वो एक जगह से ऊपर ऊपर जाए थी। जब जैसे ही रेट कट करना शुरू किए हैं दोनों बैंक्स ने, स्पेशली यूएस ने, उस 1.5 साल के अरसे में देखें कि गोल्ड के प्राइस पिछले 1.5 साल में देखें कितने ज़्यादा ऊपर गए। सो दैट शोज दैट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट साइकिल, जो गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। अब क्योंकि कट होना शुरू हो गए थे, साइकिल रिवर्स हो रही थी, तो गोल्ड ऊपर गया था। लेकिन क्या मज़ीद कट्स आएंगे या नहीं? जो लेटेस्ट न्यूज़ मैंने पढ़ी उससे तो लग रहा है कि अभी भी पाइपलाइन में कुछ कट्स हैं। अगले साल 2026 में फेडरल रिज़र्व मज़ीद रेट कट कर सकता है, और शायद यूके भी फॉलो करेगा। तो अगर रेट मज़ीद नीचे आते हैं तो अगेन गोल्ड प्राइसेस के लिए ये पॉजिटिव साइन होती है, वो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था। बहरहाल हर बुल रन का कोई ना कोई एंड होता है, तो ये जो करंट रैली है ये भी किसी पॉइंट पे तो एंड होगी, चाहे वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हो, या फिर ये जो फैक्टर्स हैं इनमें चेंजेस आए, मसलन इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो जाएं, फॉर एग्जांपल रिसेशन का रिस्क टल जाए, इकोनॉमीज़ ग्रो करना शुरू हो जाएं, कंपनीज एक्सपेंड करना शुरू हो जाएं, लोगों को जॉब्स मिल जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, जंग के ख़तरात कम हो जाएँ, इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होना शुरू हो जाए, दोबारा से रेट ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो ये सारा फैक्टर्स जो हैं, ऑब्वियसली इसके लिए आपको न्यूज़ फॉलो करते रहना होता है, सिर्फ इन्वेस्ट करके भूल नहीं जाते। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है। मैंने पास्ट में भी ये वीडियोस की हैं, जो मेरे पुराने फॉलोइंग को पता होगा, आज भी की है। ये वीडियो बहुत अच्छी गाइडलाइन है टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड के अंदर जो है अब इन्वेस्टेड हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपने क्या सिग्नल देखने होते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो खैर इसने ऊपर जाना ही होता है। बट आप ये डिसाइड ज़रूर कर सकते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम जब आपको लगता है गोल्ड में अपसाइड ज़्यादा है, तो आप अपना एक्सपोजर इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने 25% रखा हुआ, हो सकता है मैं इसको बढ़ा के 30% भी कर दूँ, बट मुझे अभी ऑलरेडी ये ज़्यादा लग रहा है 25%, क्योंकि मैं उस टाइम पे एंटर हुआ था जब ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर थे। जिस वक्त मैंने इन्वेस्ट किया था अगले दिन प्राइसेस क्रैश हो गए थे। तो अगेन ये रैली भी कभी ना कभी तो एंड होनी है। बहरहाल अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो यकीन आपको फ़ायदा होगा। अभी तक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से मुतमईन हूँ। दिस इज़ द बेस्ट ETF, इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे बाकी 3 ETFs ने कैसा परफॉर्म किया है, मैंने इन चारों पे एक वीडियो की थी, वो भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा। और वो कौन से ETFs है उसमें मैंने बताए हैं आपसे।
और अगर आप इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे फॉलो करते रहें और अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।